आज अकाउंट्स में हम लोग पार्टनरशिप में एडमिशन चल रहा है और एडमिशन में हम लोग लगभग आज टॉपिक खत्म है। तो अब आप फुल लेंथ का सवाल पकड़ेंगे आज के टॉपिक पे। बैठ जाओ। तो पिछले दिन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, लॉस, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, ये सब के बारे में चर्चा चल रही थी। तो आज उसी पे चर्चा पे थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ध्यान से सुनते जाओ। दो टॉपिक हमारा बचा है, वो दो टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में दो टॉपिक कंप्लीट करके आज हम लोग फुल लेंथ का सम्स पकड़ेंगे। याद रखना, ये जो टॉपिक रीवैल्यूएशन अकाउंट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस है, इसका कोई सम्स प्रैक्टिस करवाए नहीं, क्योंकि सब बेकार का टाइम पास होता। क्योंकि जब अंदर हम लोग सम्स में घुसेंगे तो हर सम्स में ये ट्रीटमेंट आएगा, तो वहां पे आप अच्छे तरीके से पक्का समझ जाएंगे। फिर भी अगर आज समय बचेगा तो एक दो सवाल हम लोग इस पे देखेंगे। देखो, हमारा दो टॉपिक पिछले दिन, एक बार फिर से पिछले क्लास का रिवीजन ले लेते हैं कि क्या क्या हुआ है, अब तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। 5 मिनट लगेगा, सुन लो। हम लोग पीएल एप्रो किए थे। पीएल एप्रो के बाद में हमने एडमिशन लेने का सोचा, किसी नए पार्टनर को एडमिशन लेते हैं। तो जब हम नए पार्टनर का एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं भाई, पुराने पार्टनर बैठ के मीटिंग कर लेते हैं कि भाई हमें नए पार्टनर की जरूरत है, या तो पूंजी की कमी है या बुद्धि की कमी है, कुछ कमी है जिसके कारण से हम पार्टनर को जोड़ते हैं। तो पार्टनर को जोड़ने के लिए हमने बात कर ली और नए पार्टनर से अप्रोच कर लिया कि अब आओ। तो उसके आते ही हमारा पुराना पार्टनरशिप डीड जो होता है वो बेकार हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं या रिकंस्ट्रुएंट बोलते हैं, जो भी कह लो, कि पुनर्गठन, फिर से हम बनाएंगे। तो पुराना वाला डीड हमारा खराब हो जाता है, उसको खत्म कर देते हैं, एक नया डीड बनवाते हैं। डीड आप लोग देखे कि नहीं अभी तक कैसा होता है? अगर किसी ने देखा है या किसी के प्रोजेक्ट में शायद मिल गया होगा, पार्टनरशिप डीड बना के दिखाइए। मिला किसी के? आईसीसी वालों को देते हैं। मिला है तुम लोगों को? मौसम नहीं, डीड बनाने को नहीं दिया तुम लोग को? दिया है। तो ओरिजिनल डीड बनाने को बोलते हैं। पेपर ले आइए बाजार से खरीद के, वो कोर्ट का पेपर 10 रुपया वाला। वैसा नहीं बोला ना? तो वो आपको ना उसमें मिल जाएगा। पास्ट ईयर के जो स्टूडेंट होंगे उनसे मांगेंगे, तो वो प्रोजेक्ट बनाए होंगे, या फिर आप गूगल से एक बार डाउनलोड करके देखिए कम से कम डीड कैसा होता है। तो डीड कंप्लीट हो जाने के बाद में हम लोग का पीएसआर चेंज होता है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग चेंज करते हैं भाई। एनपी क्या है, जीपी एनपी क्या है, ओपी क्या है, सैक्रिफाइसिंग क्या है, ये सारा कैलकुलेशन किया हम लोगों ने, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने गुडविल का कॉन्सेप्ट लाया था कि गुडविल क्या चीज होता है। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करता है इसको? बोलो तरुण। 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में गुडविल का बहुत सारा वैल्यूएशन का मेथड है, जिसमें हमारे कोर्स में 3 ही है। तो हमने सीखा था, उसमें क्या बताया था, एवरेज प्रॉफिट देखा था। याद आ रहा है? जोड़ पा रहे हो सारा चीज? एवरेज प्रॉफिट आया था, उसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला था। फिर उसके बाद में हमने सुपर प्रॉफिट निकाला, कैपिटलाइजेशन निकाला। कैपिटलाइजेशन में 2 मेथड था, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन और एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। उसके बाद ट्रीटमेंट सिखाया कि गुडविल का पैसा, प्रीमियम का पैसा लाना ही पड़ेगा आपको। गुडविल का ट्रीटमेंट करने के बाद में हमने कहा कि भाई गुडविल का जो भी आपका पैसा बनता है, आप जितने परसेंट प्रॉफिट के लिए आना चाहते हैं उतना आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। तो नया पार्टनर प्रीमियम लेके आता है, नहीं लेके आता है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर रहता है, ये सारा केस हम लोग डिटेल में करके आए, है ना। अच्छा, उसके बाद में अब जो टॉपिक चल रही थी भाई, आखिरी टॉपिक हमारा चल रहा है जो नए पार्टनर को लाने के पहले, कि हमारे पास अगर कोई गुल्लक वगैरह पड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पड़ा हुआ है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड पड़ा है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो पिछले दिन हमने बहुत सारे बताई थी। सबसे पहला ये बताया था, अब पिछले दिन से बात को जोड़ो। पहले पिछले दिन हमने बताया था कि इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है ना। तो ईपीएफ जिसको बोलते हो, ये किसका होता है? इम्प्लॉइयों का। तो इसको नहीं छूना है आपको, ठीक है ना। दूसरी बात ये कहता है कि जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, तो जनरल रिजर्व गुल्लक फोड़ा और कौन पाएगा? पुराने पार्टनर। नया पार्टनर से केवल एक चीज से मतलब है, किसी से? गुडविल के प्रीमियम से, बस उतना उसका बाकी सारी चीजें जो कुछ भी हुई हैं सब क्या हो रहा है? ओल्ड में चला जा रहा है, क्योंकि सारे ओल्ड लोग हैं। तो नया जनरल रिजर्व अगर टूटेगा तो जनरल एंट्री क्या बनती है? जनरल रिजर्व अकाउंट है, ये आपके शीट पे लिखा भी हुआ है, पढ़ा है ना। जनरल रिजर्व टूटे, पीएल का क्रेडिट बैलेंस टूटे, रिजर्व फंड टूटे, तो ये सब तोड़ के जनरल एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पीएल का क्रेडिट बैलेंस तोड़ोगे तो पीएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और इसका लॉस भी बताया था कि क्या क्या लॉस हो सकता है। एक तो बताया था आपका पीएल का डेबिट बैलेंस रख रहा है, यानी पास्ट ईयर के कोई लॉस है, आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, तो नया पार्टनर आने के पहले हम लोग को वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेना पड़ेगा। दूसरा एक चीज और बताया था कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, बात आ रहा है ना कि एडवर्टीजमेंट का पड़ा हुआ है, फिक्टिशियस एसेट है, तो वो भी हम लॉस है किसका? पुराने पार्टनरों का, हम उनको बांट देते हैं।
प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, लास्ट इस्टेब्लिशमेंट के समय के जो खर्चे हैं वो खर्चे अभी तक आप राइट ऑफ नहीं किए तो राइट ऑफ किस में होगा, पार्टनरों में होगा। और बस इतना ही था। इसके बाद एक रीवैल्यूएशन बताया था कि हम लोग सारे एसेट्स और लाइबिलिटी को रीवैल्यू करते हैं, और रीवैल्यू करने के लिए एसेट अगर किसी भी कारण से अगर फर्म का फायदा हो रहा है तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होता है, और किसी भी कारण से अगर रीवैल्यूएशन लॉस होता है तो मतलब रीवैल्यूएशन करने पर लॉस होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। फाइनली डेबिट क्रेडिट करने के बाद में हमारा जो अकाउंट बनता है उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है रीवैल्यूएशन करने से, वो पूरा का पूरा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस करने से जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है वो पुराने पार्टनर को पुराने रेशियो में बांट दिया जाता है, सारे पार्टनर में, जितने पुराने पार्टनर है सब में। इतना हो गया था। इसमें केवल दो टॉपिक हमारा बच गया था, दैट इज वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये दो टॉपिक को आज कवर करेंगे, और अगर समय बचेगा, समय तो बचेगा क्योंकि छोटा टॉपिक है, फट से खत्म हो जाएगा। एक फुल लेंथ का सवाल दिखाएंगे कि फुल लेंथ का सवाल कैसे होता है, और अगले दिन से एक नया शीट आपको मिलेगा। थोड़ा ज्यादा सवाल है, लगभग 70-72 सवाल आ जाएंगे, तो थोड़ा ज्यादा सवाल है आपको, और इसी ये फुल शीट में कर लोगे कंप्लीट तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम लोग आज शुरू कर रहे हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड। आप हेडिंग डालेंगे या सीखेंगे या देखेंगे, देखो हमारा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्या होता है ये बता चुके थे। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन किसी किसी बुक में फंड लिखा होगा, किसी बुक में रिजर्व लिखा होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, ये वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बताया गया था, याद है क्या क्या बताया गया कि बड़ी बड़ी जो फर्म होते हैं, बड़े फर्म जो होते हैं, वो अपने वर्कमैन को कॉम्पेंसेट करने के लिए एक फंड बनाए रखते हैं। भाई दुर्घटना घट जाती है कभी कभी है ना, फैक्ट्री वगैरह में, तो उन लोगों को कॉम्पेंसेट करने के लिए हम लोग एक फंड बनाते हैं। मान लीजिए कि मेरे फंड में, ध्यान से सुनना, मेरे फंड में ये सारा शीट में लिखा है, किसी को लिखने की आवश्यकता नहीं है, सारा चीज आपके शीट में लिखा हुआ है, मिलेगा। मान लेते हैं कि मेरे फंड में, मेरे पास में कितना फंड में रख लें, और सब कितना रख लें फंड में, बच्चा बताओ कितने रुपए का फंड है तुम्हारे पास, बोल फटाक से एक फिगर है। 50,000 रुपए हमारे फंड में है। इसको जूम कर लेना अगर छोटा दिखे तो। 50,000 रुपए हमारे फंड में है। अब मेरे पास क्या क्या केस बन सकते हैं ये देख लेते हैं। इसमें 4 केस बनेंगे, और चारों केस में हम क्या क्या एंट्री करेंगे ये समझेंगे, ठीक है ना। पहली बात तो ये देखो, मान लो वैसे इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझो कि हमारे पास 50,000 का एक फंड पड़ा हुआ है। किस लिए रखा हुआ है ये फंड? इसलिए रखा है कि कोई वर्कमैन को अगर कोई कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा तो हम यहाँ से कर लेंगे, यही है ना। अब मान लीजिए कि नया हमारे पास में 2-3 साल से हमने ये फंड बना रखा है, और हम देख रहे हैं कि कोई क्लेम हमारे यहाँ ऐसा बहुत सच कोई बड़ा क्लेम आता नहीं है, मतलब एम्प्लॉइज लोग इतना खतरनाक काम हमारे ऑफिस में नहीं हो रहा है, तो मतलब भविष्य में हमको अंदाज है कि कोई क्लेम इस पे नहीं आएगा। तो पहला कंडीशन बनता है कि अगर नो क्लेम है, भाई तो नया मारकर चलता नहीं, अगर पहला चीज बता रहा है कि हमारे पास नो क्लेम, अगर कोई क्लेम नहीं है तब क्या करेंगे, तो हम बताते चल रहे हैं फिर एंट्री बताएंगे। अगर ये कोई क्लेम नहीं है मतलब ये वाला रिजर्व आपका पूरा का पूरा फ्री हो गया, तो इसको क्या करना है, आपको सीधे सीधे पुराने पार्टनरों ने पुराने रेशियो में बांट देना है। अब एक कंडीशन आ सकती है, सर क्लेम तो है लेकिन लेस देन फंड है, मेरे पास 50,000 का फंड है और मेरे पास कुल क्लेम जितना है वो कितने का है, 30,000 का, यानी कि लेस देन फंड, ठीक है ना। तो 30,000 रुपए हम प्रोविजन में रख देंगे और 20,000 रुपए को हम पुराने पार्टनरों में बांट देंगे। अब तीसरा कंडीशन आता है कि मेरा जो क्लेम है वो इक्वल टू फंड है 50,000 के, तो क्या हो जाएगा, 50,000 रुपए अगर मेरे पास में क्लेम है तो 50,000 रुपए अगर क्लेम आ जाएगा, तो हम एक चीज बताते हैं, अगर 50,000 क्लेम आए तो ये पूरा का पूरा पैसा रिजर्व में चला जाएगा, यानी बांटने को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक चौथा केस क्या आएगा बताओ। चौथा केस है कि मान लो हमारा क्लेम 60,000 का है, तो भाई 50,000 तो हमारे पास में फंड में पड़ा हुआ है, ये तो हम 50,000 पूरा ले लेंगे। 10,000 जो हमें और एक्स्ट्रा आवश्यकता है ये कहाँ से लेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक ही जगह बचा हुआ है और वो खुला हुआ जगह, इसको रिवैल्यूएशन का रोकने पर एक मिनट रुको। 10,000 रुपए जो हमें एक्स्ट्रा लेने की आवश्यकता है ये हमें कहाँ से मिलेगा, केवल लेने का एक ही जगह है, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में जो भी पैसा हम डेबिट या क्रेडिट होगा, फायदा नुकसान होगा,
वो फायदा नुकसान अगर होता है तो अल्टीमेटली उनके पार्टनर के कैपिटल से ही कट जाता है। तो ये आपका 4 कंडीशन है। आइए चारों कंडीशन पे जर्नल देख लेते हैं क्या क्या बनता है। सबसे पहला कंडीशन केस 1, नो क्लेम। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? आपका जर्नल एंट्री बनेगा वर्कमैन, बताना मेरे को, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितने का फंड है टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। मान लो ए और बी दो पार्टनर हैं, तो ए का कैपिटल में पैसा डाल दो और बी के कैपिटल में पैसा डाल दो। कोई दिक्कत है इसमें? और ये किस रेशियो में जाएगा बच्चे, ये बताओ? ये हमेशा किस में जाएगा? ओपी में, 1:1 में। हाँ, 1:1 में नहीं जाएगा, जो भी रेशियो दिया रहेगा उसमें जाएगा। हाँ, नहीं दिया रहेगा तो भाई ठीक है। दूसरा केस हमारे पास क्या है कि अगर मेरे पास 30,000 का क्लेम है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? वर्कमैन तो आज हमें खत्म ही कर देना है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने सा है? इस सवाल के लिए मान लो 50,000 लिए तो 50,000 है। और पहले तो 30,000 का क्लेम है, इसको कहां डाल देंगे? प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम। ठीक है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम बोल दो या वर्कमैन का क्लेम है, तो क्लेम में 30,000 रुपए डाल देंगे और जो 20,000 बचा है उसको ए और बी के, ए के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे और टू बी के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। और ये आपको पता है कि ये आपके 20,000 रेशियो के अनुसार बांट देना। ओके, तीसरा केस हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास में पूरा का पूरा ये हो गया। तीसरा केस आता है कि क्लेम 50,000 का है, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी बताओ? वर्कमैन, बोलो क्रिश क्या बनेगा? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना? 50,000। और ये पूरा का पूरा हम कहां डाल देंगे? टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम, पूरा 50,000 में चला जाएगा। लास्ट केस हमारे पास चौथा नंबर, नीचे घुमा लेना थोड़ा, या इधर लिख दें क्या? इधर लिख लेते हैं। नंबर 4 केस में वो कह रहे हैं कि हमारे पास क्लेम 60,000 का है, तो एंट्री क्या बनेगी मौसम बताओ? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का? हमको 50,000 है, लेकिन हमारे पास प्रोविजन में कितना जाना है? प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम में कितना जाना है? 60,000। तो 10,000 रुपये हम कहां से ले लेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। इतनी बात समझ में आई है? ये 4 केस हैं, इसके अलावा और कोई केस नहीं आएगा कि आपका ये काम खत्म हुआ। कहां रह गए थे? सिमरन, क्या नाम था? सिमरनप्रीत सिंह कहाँ रह गए थे? एक मिनट रुको, ये वाला क्लियर है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कठिन चीज तो है नहीं। हाँ, रीवैल्यूएशन, हाँ ये कल प्रश्न फिर बहुत बच्चे पूछते रहते हैं कि सर रीवैल्यूएशन में अगर पैसा ही नहीं है तो क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन में कोई पैसा थोड़े ना रखा रहता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई मेरे पास जितने के, तुम अपने प्रैक्टिकली सोचो कि तुम पार्टनरशिप फर्म हो और पार्टनरशिप फर्म में तुम्हारे पास में कितने का पूंजी है बताओ? 50,000 की कुल पूंजी है। कैपिटल कितने की है? 1,00,000। 1,00,000, तीनों पार्टनर, दोनों पार्टनर मिला के 1,00,000 है। कोई वर्कमैन में कोई व्यक्ति ऐसा चोट लगा कि वो उसका क्लेम 1,00,000 से ऊपर आ गया, मतलब तुम अपना घर द्वार भेज दो, बिजनेस में उसको दे दो, बोल भैया तू बहुत बड़ा काम कर लिया, चोट लग गया तुमको, हैं तो आज मेरा धंधा पानी ले जा। इतना बड़ा चोट लग जाएगा कि तू अपना मालिकपन ही उसको दे देगा कि भाई तू धंधा ही ले जा मेरा, उससे भी ज्यादा। ऐसा सोच सकते हैं कभी? अरे भाई नुकसान होगा तो कितने का हो जाएगा? अरे 10, 20, 50,000 का होगा। 50,000 बहुत है, 1,00,000 का मतलब सोच सकते हो किसी का भी धंधा, ये तो पॉसिबल ही नहीं। कैसे दिमाग जा रहा है उस तरफ कि हमारे पास जितने की पूंजी है उससे ज्यादा मेरे पास में एक नौकर क्लेम कर रहा है, तो मतलब चोट लगा है उसका क्लेम हो जाएगा। जनरली जानते हो, प्रैक्टिकली बात सोचो, वर्कमैन वगैरह में जो प्रोविजन बनाए जाते हैं, मालिक लोग इतने दयावान नहीं होते। उनको क्या होगा जानते हो भाई? चोट चपेट लग गया तो पट्टी कराने तक का हिसाब दे देंगे, भाई पट्टी करवा लो। और एक तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे तो एक तो विटामिन का सिरप पिला देंगे, पीजिए इसको मजा आएगा, 200-300 रुपए का पिलाइए, घर पे रहिए, ठीक है ना। इतना ज्यादा केयर करने वाले थोड़े ना होंगे कि भाई आप तो तेरा परिवार मेरा परिवार, तेरा बच्चा मेरा बच्चा,
अब बाकी हम नहीं बोल पाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। वो लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा आपको थोड़ा सा दवा पानी करा देते हैं, चोट चपेट लग गया बहुत ज्यादा तो ऑपरेशन वगैरह करा देंगे हम। इसमें कंडीशन होती है कि ऑपरेशन वगैरह में जो खर्चे हो जाते हैं वो उन लोग कर। अच्छा एक बात आपको ये भी पता होगी कि जो बड़े जिनका सैलरी, जिन स्टाफ की सैलरी 18,000 के नीचे होती है, 15,000 16,000 ऐसा होता है, तो कंपनी लोग भाई भी डर रहती है ना कि कोई बड़ा चोट चपेट लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए तो क्या होगा। तो एक ऑप्शन है ईएसआई, जानते हैं? ईएसआई एक सिस्टम होती है, ईएसआई गवर्नमेंट की तरफ से है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, आप अपने स्टाफ लोगों के नाम से 100 150 रुपया करके हर महीना आप जमा करेंगे। तो सैलरी में से 100 रुपया काट लेते हैं। तो सैलरी में से 100 रुपया काट लिए, मान लो, हम तो एक जनरल एग्जाम्पल बोल रहे हैं, क्या चल रहा है हमको नहीं पता। 100 रुपया तुम्हारे सैलरी से कट गया और हम भी कुछ मिला के कंट्रीब्यूट करके गवर्नमेंट को दे देते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करता है, उसके लिए क्लिनिक खोल रखा है ईएसआई बोलकर। अब उस ईएसआई में से मान लो तुम हो भी, तो तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तो माता पिता, बैठ जाओ, तो माता पिता और तुम पूरे कवर हो। अब इस तीनों लोग में अगर किसी का भी कोई दिक्कत होता है तो क्या हो जाएगा, उसको ले जाओ हॉस्पिटल में। एक मिनट रुकना। अगर उसको हॉस्पिटल ले जाते, बड़ा से बड़ा खर्चा भी होगा तो वो गवर्नमेंट देती है। तो ज्यादातर लोग ईएसआई करवा देते हैं। ईएसआई में क्या होता है भाई, कार्ड बन जाता है एक। अब हमारा जो गोरा बाजार वाला कोचिंग है ना, वहाँ वाला दमदम वाला, तो हम लोगों का बिल्डिंग पे ग्राउंड फ्लोर पे है और फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ईएसआई का ही है। तो रोज सुबह अच्छे अच्छे भाई सैलरीड पर्सन है, जिनकी सैलरी कम है, ये पूछने का तरीका होता है, किसी से पूछ लो भाई ईएसआई का पैसा कटता है, तो अगर हाँ कट दे तो समझ लेना कि 20,000 के नीचे इसकी सैलरी है। अगर बोल दे नहीं ईएसआई का पैसा नहीं कटता है, तो इसका मतलब है उसकी सैलरी ऊपर है। तो कभी किसी से पूछना हो कि कमाई माई होती है, कितनी कमाई, सैलरी कितनी है, ऐसे मत पूछना, सीधे पूछना ईएसआई का पैसा कटता है, तो बोल देगा कि हाँ कटता है, तो समझ लेना तेरी औकात अभी बहुत छोटी है, तो छोटा धंधा वाला आदमी। अभी तुम और थोड़ा अपनी स्किल को बढ़ाओ। तो ये जो कॉम्पेंसेशन होता है ये जनरली इसीलिए होता है कि भाई हम वर्कमैन में कोई ऑपरेशन वगैरह हो गया तो उनको दे देंगे भाई। सोचो ईएसआई एक अच्छा ऑप्शन है। अपने कोचिंग में वहाँ जो घर के पास एक टीचर है, तो उन्होंने अपने सारे टीचरों का ईएसआई करा रखा है। मतलब टीचर लोगों के सैलरी में से वो 200 300 कट जाता है और अपना भी 200 300। तो किसी भी टीचर का अगर कोई दिक्कत हो गया, बड़े से बड़ा प्रॉब्लम हो, एक टीचर के मम्मी को कैंसर हो गया, वो पूरा का पूरा ट्रीटमेंट हुआ वहां से, समझ में आया ना? इसका रैयत सर के घर, रैयत सर करवा रखे हैं पूरा। तो भाई टीचर अब जिसको मन बनता है वो करवा लेता है, जिसको मन बनता है, सारे स्टाफ का सारे करवा लेते हैं, कोई दिक्कत है। हम लोग का तो मेडिक्लेम है तो हो जाता है मेडिक्लेम से। तो अपनी अपनी इच्छा है। ईएसआई में सेवा तो मिल जाती है, लेकिन वही सरकारी सेवा है तो कितना देर से मिलेगा, सोचो। बात इतनी बातें कर ली तुमने। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम्हारे कैपिटल से ज्यादा क्लेम आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मिटा दें इसको, लेना स्क्रीनशॉट इसका लेके। अगला टॉपिक जो हमारा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस में, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। अब पिछले दिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पे शायद थोड़ी बात की थी, मतलब याद है कुछ किया था बात? हमने कहा था इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जानते हैं क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े ना 11 में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? 13। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? 13। थोड़ा सा बात सुनते हैं, शायद बताए भी थे, फिर से एक बार बता रहे हैं, सुनो ध्यान से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में एसेट्स का डेफिनेशन क्या है, इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन क्या है? तो पिछले दिन बताया था कि आपने कोई भी ऐसा एसेट्स होल्ड करके रखा है जिसपे इस इंटेंशन के साथ होल्ड किया है कि भविष्य में इससे इनकम आएगी, या फिर ये अपने दिमाग में रखा है कि इससे हमारा इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट। क्या कह रहा है, फिर से सुन लो, कि कोई भी ऐसा एसेट्स हमने होल्ड करके रखा है, इस उद्देश्य से, ये ऑब्जेक्टिव है हमारा कि इससे या तो अर्निंग आएगी या तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। हमने एक लैंड खरीदा है ना, जमीन खरीदी, खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो जमीन खाली पड़ी है, ये बताओ कि वो इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है? है। लैंड पे तो डेप्रिसिएशन जाता नहीं, वैसे भी पढ़ के आए हो आप लोग 11 में कि लैंड पे हमारा डेप्रिसिएशन नहीं जाता है। तो अच्छा, तो ये बताओ उसमें डेफिनेशन में एक बात और जोड़ दे, हमने स्टॉक भी रखा हुआ है। स्टॉक क्यों खरीद के रखा हुआ है? बहुत लोग बड़े बड़े स्टॉकिस्ट हैं, वो स्टॉक खरीद के रखते हैं, क्यों रखते हैं? भाई अर्निंग हो जाए, भाई अर्निंग हो जाए या इसका वैल्यू बढ़ जाएगा तब बेचेंगे। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट है? द आंसर इज नो। अगर मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जो है, जो हमारा मेन धंधा है, उसमें जो चीजें रखते हैं वो हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता, यानी स्टॉक को छोड़ करके। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? कोई भी एसेट्स जिसको हमने होल्ड कर रखा है,
कि भविष्य में इससे अर्निंग आएगी या फिर इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, तो हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ये डेफिनेशन है। अब इन्वेस्टमेंट कितने तरह का होता है, पिछले दिन बताया था। इन्वेस्टमेंट दो तरह का है। कौन कौन सा? वैसे कैटेगरीज अलग अलग बनाते हैं, तो हम लोग खाली बेस कैटेगरी क्या मान रहे हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। तो पिछले दिन आपको बताया था लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो बताओ क्या होता है, कोई बताया संस्कार क्या होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? बोलो बोलो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होगा? नहीं, एग्जाम्पल नहीं पूछा है। इंटेंशन होता है उसको एक साल से ज्यादा रखने का। एक साल से ज्यादा रखने का इंटेंशन होता है। कब इंटेंशन ये होता है? खरीदते समय। हम लोग अब तक पढ़ के आए कि जो एक साल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कैश कर लेते हैं वो होता है। तो ये डेफिनेशन आप अच्छे तरीके से समझिए। जब सीए इंटर वगैरह में जाएंगे तो वहां और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। जब एएस 13 पढ़ेंगे तो अच्छा, ये आपके अंदर इच्छा भी होनी चाहिए। जैसे कोई एएस का नाम लेते हैं तो घर में जाकर के उसको यूट्यूब पे देख लिया करिए कि इस एएस में है क्या क्या। ये अंदर से जब इच्छा रहेगी ना कि हमको खूब सीखना है, तुमको अपना ही सिलेबस भारी लगता है, रे बाप इतना दे रखा है तो अलग से पढ़ने। तो अपने अंदर पहले इच्छा ले आओ कि हमें सीखना है, जानना है। तो एएस पढ़ना, एएस 13 उसमें बताएगा। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कब डिसाइड होता है? जब हम खरीदते हैं उसी समय होता है। मान लो हमने शेयर खरीदा और शेयर खरीदते समय हमने ये रखा कि इसको 4 महीने के अंदर बेच देंगे, ठीक है ना। 4 महीने के अंदर में जितना भी ग्रो करेगा हम इसको बेच बेच के निकल जाएंगे। तो ये खरीदते समय इसको हम कहाँ रखेंगे? शॉर्ट टर्म में। लेकिन अगर 4 महीने बाद देख रहे हैं कि भाई इसमें मेरे मन का वैल्यू नहीं बढ़ा, तो हमने क्या करना है, इसको रखना नहीं है, तो हमने बेच देना है। तो नहीं बेचेंगे अभी, अब रखे रहेंगे। 1 साल रखा, 2 साल रखा, 3 साल रखा, लेकिन ये है क्या? ये शॉर्ट टर्म ही रहेगा। है तो शॉर्ट टर्म ही, बेच नहीं रहे तो वो लॉन्ग टर्म नहीं हो जाएगा। खरीदते समय हमारी इच्छा देखनी पड़ती है कि खरीदते समय हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट हम खरीदते हैं, हालांकि इसमें कुछ लिखने ऐसा नहीं है, फिर भी देखो समझो। अगर हम शॉर्ट टर्म में कोई इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं, शॉर्ट टर्म में अगर कोई इन्वेस्टमेंट खरीदा और उसकी कॉस्टिंग मान लेते 1 लाख रुपए का हम इन्वेस्टमेंट खरीदे, तुम्हारे टॉपिक से अलग जा रहे हैं, ध्यान रखना, तुम्हारे टॉपिक से थोड़ा एडवांस देकर, ताकि जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो थोड़ा क्लियर हो अच्छे से। आज साल का एंड है, मेरा कॉस्टिंग कितने है इन्वेस्टमेंट का? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, लेकिन इसकी मार्केट में वैल्यू केवल 90,000 है। तो आप बताइए हम अपने बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू लिखेंगे, कॉस्ट या मार्केट वैल्यू? तो आपको पता है कि विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो छोटा होता है उसको हम लिख लेते हैं, क्योंकि हमारी इंटेंशन होती है शॉर्ट टर्म में बेचना है। तो शॉर्ट टर्म में बेचना है तो आज जो भी वैल्यू घट गई, आज बेच बाच के निकल जाएंगे। अच्छा, अगर ये लॉन्ग टर्म में होता है तब क्या करते हैं? ये देखो एएस 13 भी क्या कहता है, लॉन्ग टर्म में आपने जो भी खरीदा, मान लो 5 लाख का हमने खरीद रखा है और 20 साल रखने का सोचा है। आज यहां पर आए और मेरी भी कॉस्टिंग कितने की दिखा रही है लॉन्ग टर्म में? 5 लाख का, लेकिन मार्केट वैल्यू, आज इसकी मार्केट वैल्यू मान लो 480 है। तो हम क्या करें, कितना वैल्यू दिखाएंगे, कॉस्ट दिखाएंगे या मार्क वैल्यू दिखाएंगे? बोलो, मार्क वैल्यू। कॉस्ट पे क्या बोल रहे हैं? सारे लोग अलग अलग आंसर कर रहे हैं। चलो आज ठीक है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट हमेशा किस पे दिखाए जाते हैं? कॉस्ट पे। अब बाजार में टेम्पोररी कोई वैल्यू घट बढ़ गया, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें अभी थोड़े ना बेचना है, हमें कब बेचना है? 20 साल बाद, 15 साल बाद बेचना है। तो ये थोड़ी बहुत वैल्यू घट जाती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम हमेशा किस पे दिखाते हैं लॉन्ग टर्म पे? कॉस्ट पे। हमेशा किस में दिखाते हैं? कॉस्ट पे। दूसरी बात ये कह रहा है कि अगर वैल्यू पे डिक्लाइन होता है, अगर वैल्यू कुछ घर गिर गई है, जैसे 20,000 की वैल्यू यहाँ गिरी है ना, तो ये 20,000 का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिरा है, तो ये दो कारण से हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, टेम्पोररी डिक्लाइन है, कुछ दिन के लिए बाजार में कुछ उठा पटक हो चल रही है जिससे मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई, टेम्पोररी है। अगर टेम्पोररी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें क्या दिक्कत है भाई, हमें तो 20 साल रखने वाले हैं, इस पे कुछ नहीं करते। लेकिन अगर जिस कंपनी में हमने वो कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, उस कंपनी में इंटरनली कोई दिक्कत आ गई है, यानी परमानेंट डिक्लाइन हो गया, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक प्रोविजन बना के रखते हैं, प्रोविजन बना लेते हैं। तो आप जो जहां ले जाने वाले हैं अब सवाल में, वो ये जगह है कि अगर हमारे पास कोई परमानेंट डिक्लाइन हो, ये तो हमेशा कॉस्ट पे ही दिखेगा, लेकिन इसकी वैल्यू अगर परमानेंट डिक्लाइन है तो उसके लिए एक रिजर्व बनाना पड़ता है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। तो परमानेंट डिक्लाइन होता है तो ये परमानेंट डिक्लाइन कब होता है? परमानेंट डिक्लाइन होगा कंपनी के, या कंपनी की बात बता रहे हैं, कंपनी के इंटरनली कोई बहुत बड़ा दुर्घटना घट जाए
तो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर जाती है, शेयर वगैरह अगर लिया है आपने। क्लियर है बात को? आगे बढ़े, अब टॉपिक शुरू करें अपना। तो ये आपको AS 13 से बताया है, AS 13 में ये सब बातें मिलेंगी पढ़ने को। टेम्पोरली झटपट करके हमने बता दिया है, लेकिन जब आप AS में जाएंगे तो और डिटेल में जाएंगे। बिठा दें इसको। अब देखो ध्यान से, अब मेरे को उत्तर देना आराम से और प्रैक्टिकली सोच के उत्तर देना जो हम पूछेंगे। पहला प्रश्न ये कर रहे हैं कि यानी कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना है या हमारे बैलेंस शीट में सम्स बनाते समय जो भी इन्वेस्टमेंट दिखेगा वो सारा लॉन्ग टर्म है, ये मान के चलेंगे, ठीक है? क्योंकि शॉर्ट टर्म पे कोई रिजर्व बनता नहीं है, तो ये ध्यान रखना। मान लीजिए हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट है जिसकी कॉस्टिंग हमने 1 लाख रुपए की ली है, हमने उसको खरीदा है 1 लाख रुपए। क्या करें, चमक रहा है इधर, 1 लाख रुपए का रखा है। अब आज हमारा एडमिशन लेने का डेट है ना? एडमिशन लेने का मेरा डेट है, तो ये बताओ एडमिशन लेने के डेट पे हमारी इसकी बुक वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू क्या क्या हो सकती है, बताओ। 1 लाख रुपए है, ऐसा तो नहीं होगा जीरो हो जाए, ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जीरो तो नहीं होगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है? वो केस को भी छोड़ देते हैं। क्या हो सकता है? मेरी बुक वैल्यू 1 लाख रुपए ही हो सकती है। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है? जितना हमने खरीदा था आज भी वो 1 लाख की ही चल रही है। दूसरा क्या हो सकता है? 1 लाख से 1,20,000, ये कह रहे 1,20,000 यानी कि ज्यादा वैल्यू होगी। और तीसरा कंडीशन में कहता है कम हो जाए। कितना हो जाए? कम हो जाए। तो कम कितना हो जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है भाई, 1 लाख रुपए है तो कम हो सकता है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में यानी रिजर्व में कितने का रिजर्व बना ले हम? मान लो हमारे पास रिजर्व पड़ा हुआ है, कितने का बना ले अभिषेक? 50,000 का। मान लो हमारे पास 50,000 का एक रिजर्व पड़ा है। ध्यान से सुनना, मेरी वैल्यू 1 लाख है, 1 लाख का 1 लाख है तो कोई दिक्कत नहीं, 1,20 है तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये वैल्यू कम हो रहा है, मान लो 1 लाख की वैल्यू ये 80,000 हो गई, तो मेरा जो लॉस आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 20,000 का, यानी कि 20,000 का लॉस आ रहा है, इससे कम दिख रहा है। दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है? ये ए नंबर हो गया। बी नंबर में क्या हो सकता है? 50,000 तक पूरा लॉस हो जाए, यानी कि मेरी वैल्यू आज 50,000 है और लॉस मेरा 50,000 का आ रहा है, यानी जितना हमने फंड बनाया था पूरा का पूरा लॉस में जा रहा है। तीसरा एक केस हो सकता है कि 1 लाख का वैल्यू है और आज इसकी करंट वैल्यू कितनी हो गई? 40,000, तो लॉस कितना हो जाएगा? कितने का? 60,000 का। जितने का हमने रिजर्व बनाया था उससे भी ज्यादा लॉस आ गया। तो इतने केस में क्या क्या एंट्री बनेगी ये आपको समझना है, किस किस सिचुएशन में हम क्या क्या ट्रीटमेंट लेंगे। आइए एक एक करके मेरे को बताते चलेगा, हम एक एक करके लिखते चलेंगे। आप बताइए, सारे बुक वैल्यू है। तो नंबर 1 ये बताओ, मेरा कॉस्टिंग 1 लाख का है। प्रैक्टिकली सोचेंगे लाइफ में कैसे होता है। अगर मेरे पास 1 लाख का वो है और हमें 50,000 का डिक्लाइन का वो बना रखा है, रिजर्व बना रखा है, आज वैल्यू 1 लाख है। ये फंड क्यों बनाया था पहले ये बताओ? ये फंड क्यों बनाया था? ये फंड बनाया था कि अगर मेरा कोई लॉस होगा तो यहां से कवर करेंगे। क्या इस केस में कोई लॉस हुआ है? तो इस केस में नो लॉस। अगर इस केस में नो लॉस है, ये फंड क्या हो जाएगा? बांट देंगे, पूरा पूरा फ्री हो गया। तो बताइए क्या बटेगा तरीका? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन पूरा पूरा लिखना, एक्चुअली लिखना ही नहीं है, तुम्हारे शीट में लिखा हुआ है। इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए का कैपिटल टू बी के कैपिटल। जो भी आपके पार्टनर हैं उनको आप उनके पीएसआर में, उनके ओपीएसआर में बांट दोगे। किस में बांटोगे? ओपीएसआर में। बात समझ में आई है? पहला केस समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अच्छा, बाजार की वैल्यू 1,20,000 है। अब क्या करेंगे बोले? आज हमने खरीदा 1 लाख का था, आज वैल्यू 1,20 की हो गई है, क्या करेंगे? तो इस फंड का क्या ट्रीटमेंट होगा? बांट देंगे, क्योंकि लॉस कुछ हुआ ही नहीं, तो एक एंट्री होगी। लेकिन इसमें एक एंट्री और भी होगी, आपका दिमाग काम कर रहा है। पहले तो आपको रीवैल्यूएशन करना होगा, 20,000 बढ़ाना होगा। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कितने से बढ़ाया? 20,000 से, और ये कहां चला जाएगा? रीवैल्यूएशन में, और रीवैल्यूएशन के अकाउंट से फिर बढ़ ही जाएगा 20,000 का। और इसके साथ में आपको बी एंट्री ये वाली पूरी पूरी कॉपी कर देनी, क्योंकि फंड का क्या ही ट्रीटमेंट होगा, यही होगा। नंबर 3, आइए नंबर 3 में केस 1। नंबर 3 में केस 1 कह रहा है कि 20,000 रुपए का मेरा लॉस हो रहा है।
20,000 का मेरा लॉस हो रहा है। अच्छा 20,000 का लॉस होगा तो क्या करेंगे, ये जो आपका फंड है, जो भी नाम है हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन और फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में हमारे पास पड़ा है 50,000। आप इसमें से 20,000 रुपए क्या करेंगे बताइए, सबसे पहले इसको ट्रांसफर कर देंगे इन्वेस्टमेंट में। अब ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि सर इन्वेस्टमेंट में क्यों डाल रहे हैं। 20,000 रुपया उसके लॉस को कवर कर दिए और बचा कितना, 30,000 रुपया। तो ए के कैपिटल में आप 30,000 रुपया, बी का कैपिटल में जो भी पुराने पार्टनर हैं उनको आप बांट देंगे, जो भी शेयर होगा इनका, ओपीएसआर जो भी होगा। ये बात समझ में आया। एक चीज आपको ये थोड़ा अटपटा लग सकता है कि इन्वेस्टमेंट का पैसा इन्वेस्टमेंट में क्यों, ये फ्लक्चुएशन फंड का पैसा इन्वेस्टमेंट में क्यों डाल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कम हुआ, उसका कॉम्पेंसेशन यहां से ले लिया है। समझ में आ रहा है बात को। इस यहां पे मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हुआ है, तो जितना लॉस हुआ वो हम फंड से ले लिए और बाकी जो फंड का पैसा बचा हुआ है कंप्लीट हो गया, है ना। अच्छा बी नंबर ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इसका बताओ। यहाँ पे 50-50 हो गया, तो सीधे सीधे क्या एंट्री बनेगी बताओ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट और टू इन्वेस्टमेंट। हमारा इन्वेस्टमेंट का पैसा का पूरा फंड खाली हो गया, 50,000 और ये 50,000। बात सही समझ में आई। इसी का सी नंबर एंट्री यहां लिख दे रहे हैं। अब बताओ यहां पे मेरा लॉस 60,000 का हो गया, तो एंट्री क्या बनेगी बताओ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। कितने का है हमारे पास, 50,000 का, और इन्वेस्टमेंट को कितना कम करना है, इन्वेस्टमेंट को कम करना है 60,000 रुपए से, और 10,000 रुपए जो एक्स्ट्रा चाहिए वो कहां से मिलेगा। और रीवैल्यूएशन से तो फाइनली हमें सब पैसा कैपिटल से ही कटना है। अब ये सारा चीज तो सिखा तो दिया है, लेकिन इसका प्रैक्टिकली अनुभव आप तब करेंगे जब हम फुल लेंथ का सवाल करेंगे। बात समझ में आया। तो एक सवाल ये हमने उतारा है यहाँ पे, इसको आप वो ये से सारा शीट में लिखा ही हुआ है, शीट में तो कोई अलग से समझाने वाली बात है नहीं इसमें। तो ये हमारा टॉपिक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस के नाम से था, और ये हमने खत्म किया है, ठीक है ना। अभी कोई कुछ हड़बड़ाना नहीं कि भाई कहाँ करना, चले घर चले, नहीं। आज एक फुल लेंथ का सवाल आपको दिखाएंगे और फुल लेंथ के सवाल हम लोग करेंगे, ताकि आपको पता चले इतना दिन से जो झेल रहे हैं 10-12 दिन से ये, तो हमने क्या सीखा है और फुल लेंथ का सवाल कैसा होगा ये बताएंगे। इसको कॉपी करना है तो कर लीजिए, 1 मिनट के लिए रिजर्व बनता है, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का जो रिजर्व बनता है, ये सारे रिजर्व जो हमारे बनते हैं ना, ये सारे आउट ऑफ कहां से बनते हैं, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट से बनता है, तो भाई इस प्रॉफिट को पुराने पार्टनरों ने तो अपने पेट काट काट के जमा किया है, तो इस पे नए वाले पार्टनर का कोई हक नहीं होता है। और अभी आपको एक सवाल दिया है, उस सवाल को हम लोग थोड़ा सा क्लास में करेंगे। कहाँ है भाई, हमको भी दिखाओ, हमको तो ग्रुप ही नहीं दिख रहा तुम लोगों का, कहाँ गया। तो इसमें एक सम्स है जो एकदम छोटा वाला लिखा है, उसमें आपको दिख रहा है विमल और निर्मल लिखा है, मिला। हाँ क्वेश्चन नंबर 45 मिला। क्वेश्चन नंबर 45 में ये सवाल ऐसे ही फुल लेंथ के जो सवाल आएंगे वो ऐसे ही आएंगे। तो उतार रहे हो तो उतार लो पहले भाई, तभी हम लिखते हैं। उतारना, इसको कॉपी कर रहे हैं, तो ये शीट में है, परेशान मत हो, उतार। और वैसे ना सुनो, एक चीज बता दे, रोक दे इसको। फुल लेंथ का सवाल कैसे आता है और हमारे पकड़ने का अप्रोच क्या होता है, कैसे होता है, इस बात को थोड़ा सा समझेंगे। ये ऐसे ही एक सवाल दिखा रहे हैं, घबराएंगे नहीं। अगले दिन आपको ये सम्स का शीट मिलेगा, फिर वहां से प्रैक्टिकल सवाल शुरू होगा। तो अगले 4 क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करके 4 से 5 क्लास में इसको खत्म कर देंगे, हो जाएगा। देखो, विमल एंड निर्मल आर द पार्टनर, सवाल ऐसे फुल लेंथ का सवाल ऐसे ही आएगा। विमल एंड निर्मल आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। कह रहे हैं ये 3-2 के अनुपात में ये लोग बांटते हैं, ठीक है। फॉलोइंग वाज द पोजीशन ऑफ देयर बिजनेस एज एट 31 मार्च 2018। तुम्हारे लेवल में 12वीं तक के लेवल में कभी भी बीच में एडमिशन नहीं लेंगे। क्या बोले, समझ में आया। वो कभी ऐसा नहीं होगा कि आज चलो 15 अगस्त एडमिशन ले ले, ऐसा नहीं होगा। वो हमेशा एडमिशन कब लेंगे, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को, क्योंकि आपको बीच वाला केस आ जाएगा तो बहुत झंझट पड़ जाएगा। अभी वो आप सीए में, इंटर वगैरह में सीखेंगे कि बीच में क्या होता है। तो फिलहाल ये 31 मार्च को इनके धंधा का जो है कंडीशन, वो यही है कि इनके एक तरफ बैलेंस शीट का टुकड़ा हिस्सा आपको दिख रहा है,
तो यहाँ पे क्या दिखा कि वहां पे क्रेडिटर था, है ना। क्रेडिटर 20,000 का पड़ा है बैलेंस शीट में और कैश बैलेंस इनके पास 14,000 है। इसको ना आप प्रैक्टिकली अपने जीवन में फील करोगे कि हाँ ऐसा हो रहा है, मेरे फर्म में इतने का क्रेडिटर है, इतना रुपया कैश पड़ा है। और क्या लिखा है, विमल और निर्मल के अकाउंट में 60,000 रुपया इनका कैपिटल है, निर्मल का कैपिटल 32,000 है। तुमको सम्स नहीं दिख रहा है, इनको भी दिखाओ, वो साथ में देखते चलो, सम्स के साथ जोड़ो। और इधर क्या दिख रहा है, पीएल अकाउंट में इनके 20,000 रुपया पड़ा हुआ है। और पीएल अकाउंट का अगर लाइबिलिटी साइड है, मतलब ये प्रॉफिट है कि लॉस है, बताओ, बोलो भाई, प्रॉफिट है। लाइबिलिटी साइड में देखने का मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। और इसके बाद में क्रेडिटर, इधर एसेट साइड में देखो, डेटर पड़ा हुआ है 18,000 का, प्लांट मशीनरी है 50,000 की, इनके पास स्टॉक है 50,000 का, गुडविल है 10,000 का। अब नीचे सुनो क्या क्या कह रहे हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018 कैलाश अग्री टू ज्वाइन द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। कैलाश को इन्होंने जोड़ने का सोचा है, ठीक है। ही विल इंट्रोड्यूस 40,000 एज द कैपिटल, वो 40,000 रुपया कैपिटल का लाएगा। और पे 20,000 फॉर द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, और 20,000 रुपया जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको गुडविल के प्रीमियम के तौर पे देगा। इनका एनपीएसआर 211 है। तो रेस्पेक्टिवली फॉर द बिजनेस, फॉर द विमल, निर्मल एंड कैलाश, कह रहा है एक रीवैल्यूएशन करना है आपको। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स विल बी मेड बाय द रिड्यूसिंग प्लांट एंड मशीनरी टू 35,000। प्लांट मशीनरी की वैल्यू आज 35,000 हो गई है। बुक में कितना दिख रहा है, ऊपर देखो 50,000 का, 35,000 वैल्यू हो गया, मतलब 15,000 का रिडक्शन यानी लॉस। तो रीवैल्यूएशन में कहां जाएगा ये, डेबिट साइड में, ठीक है। अभी देखेंगे सारा चीज। फिर कह रहा है कि मशीनरी और स्टॉक को 10%, स्टॉक की वैल्यू कितनी दिख रही है 40,000, तो 10% डिडक्शन मतलब 4,000 का नुकसान। कह रहा है कि प्रोविजन 1,000 इज टू बी क्रिएटेड फॉर द बैड डेट। कह रहा है अब तक हम लोगों ने प्रोविजन भी बनाया है, लेकिन हमको इस बार लग रहा है कि धक्का लगेगा, नुकसान होगा, तो 1,000 रुपए का पीवीडी बना दीजिए। कह रहा है आप पास जर्नल एंट्री फॉर द अबव अरेंजमेंट एंड गिव द बैलेंस शीट ऑफ द न्यूली कंस्टिट्यूटेड फर्म। तो नया फर्म बनेगा उसका बैलेंस शीट बनाइए। ऑल्सो स्पेसिफाई द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल के दिखाइए। तो ये होता है फुल लेंथ का सम्स, और ये फुल लेंथ के सम्स में सबसे इजी सम्स है। तो अब धीरे 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 वो कंडीशन डालते जाएंगे और हम बनेंगे। तो सबसे पहले सवाल बनाने के पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए आप, ये शीट में आपको 1 नंबर पे मिल जाएगा, और मेरे साथ साथ बनाएंगे और आराम से एकदम धीरे धीरे चीजें सोचेंगे और क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। आप लोग जैसा कहेंगे हम वैसा लिखेंगे, क्योंकि सारे नियम कानून हमने बता दिए। पंखा बंद करवा दें, ठंड लग रही है। लो भाई पंखा बंद हो गया, जैसा आप कहें बस वैसा ही होगा, आप लोग से पूरा संसार है। सबसे पहले क्या क्या बनेगा इधर देखना। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को जोड़ो। क्वेश्चन नंबर 1 है और शीट में भी ये 1 नंबर पे है। तो ये सबसे पहले हमें बनाना होगा एक रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट ज्यादा बड़ा नहीं बनाने की जरूरत है, और यहाँ पे लिखो भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट। जिस सवाल में रीवैल्यूएशन रहेगा उस सवाल में रीवैल्यूएशन अकाउंट आप जरूर बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर, कितने पार्टनर होने वाले हमारे, 3 पार्टनर होने वाले हैं, तो 3 पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा। हाँ जी, फटाफट से इतना दूर तो पहले बनाओ, फिर हम लोग बात चलेंगे। ये लिखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये आपका डेबिट हो गया, ये आपका क्रेडिट हो गया। पहले पार्टनर का नाम विमल है, निर्मल है, और नया पार्टनर जो आ रहा है कैलाश है। आप परीक्षा में पूरा लिखेंगे, VNK नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये इतना दूर आप बना लीजिए, फिर हम लोग आगे की कहानी शुरू करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहला जो हमारा सम्स पकड़ने का अप्रोच होता है, सबसे पहले ये देखिए पुराने पार्टनरों के पास ओपनिंग कैपिटल कितना है, देख के बताओ फटाफट से। सबसे पहले बताओ 60,000 विमल का, और तो सबसे पहला काम हम कर रहे हैं, सबसे पहले पार्टनरों का बैलेंस बाई बैलेंस BD। ये दिख रहा है कि थोड़ा इसको क्या करें यार, दिख रहा है, ये नया मार्कर है ना,
ठीक है चलो, बाई बैलेंस बीडी, इन्होंने कहा कि सर विमल का 60,000 है और इसका 32,000 रुपया पड़ा हुआ है, कैलाश का कोई कैपिटल नहीं है। ओके चलें आगे बढ़े, इतना दूर समझ में आया? तो पहले कैपिटल आप बैठा देंगे। एसेट साइड में देखो, एसेट साइड में बैलेंस शीट के एसेट साइड, अभी हम नीचे कुछ पढ़े ही नहीं है, अभी केवल बैलेंस शीट को देख करके काम शुरू किया है। तो पहले क्या करना है कि इसको बांट, भाई इनका जो कैपिटल है वो बिठा लिया। इसके बाद एसेट साइड में देखो क्या गुडविल है, हाँ, तो पुराना गुडविल अगर अपीयर हो रहा है तो क्या करते हैं इसका पहले राइट ऑफ। तो आ जाओ भाई, तो यहाँ पे लिखो गुडविल, जो हमने सीखा है ना वो पूरा यहाँ पे निकल जाएगा पूरा। गुडविल राइट ऑफ करेंगे, कितने का गुडविल है? 10,000। क्या इनका पीएसआर है? 3.2, मतलब राइट ऑफ कितना कितना जाएगा? 6 और 4। तो पहले 6,000 रुपए यहां से काटो, 6,000 रुपए यहां से काटो और 4,000 रुपए इनके अकाउंट से काटा। बोलो बात समझ में आई है? पुराना गुडविल अगर बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है तो सबसे पहले उसको राइट ऑफ कर देते हैं। जब तक हम राइट ऑफ नहीं करेंगे वो क्या है, प्रीमियम ही नहीं लाएगा, कहेगा भाई तुम लोग तो गुडविल खा चुके हो, हम किस बात का प्रीमियम लेके आए। तो पहले पुराना गुडविल राइट ऑफ, पहला काम क्या किया, कैपिटल बैठा दिया। कैपिटल बैठाने के बाद में सबसे पहले एसेट साइड में देखो कि क्या कोई ऐसा चीज है कि हमको राइट ऑफ करना है। तो क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले नजर मारना कि गुडविल है कि नहीं। फिर उसके बाद देखो क्या पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, सस्पेंस अकाउंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये सब है एसेट साइड में? नहीं है। अब आओ लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में देखो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कोई रिजर्व वगैरह है? बताओ कोई रिजर्व वगैरह है? नहीं है, कोई रिजर्व वगैरह नहीं है। अच्छा जी, हम भी देख लेते हैं। क्या पीएल अकाउंट का कोई बैलेंस, पीएल अकाउंट का बैलेंस पड़ा हुआ है? पीएल अकाउंट का मतलब क्या हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इस प्रॉफिट पे किसका हक है? पुराने पार्टनरों का। बांट दें, कितने रुपए का पड़ा हुआ है। अच्छा, पार्टनर पाएंगे कि उनके अकाउंट से कटेगा ये हम नहीं बताने वाले, ये तो तुमको समझ है, प्रॉफिट है तो पाएंगे। तो बाई पीएल अकाउंट इनके अकाउंट में कितना कितना आया बताओ? 20,000 का है तो 12,000 इनको मिल गया और 8,000 इनको मिल गया। ये इनके पीएसआर पे है। जहां नहीं समझ में आएगा आराम से धीरे धीरे पूछ के चलना, क्योंकि पहला सवाल है, पहले सवाल में हम परिचय ले रहे हैं कि सवाल कैसा हमारे माथे पड़ने वाला है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हमने क्या किया बताओ, बैलेंस शीट में इस इधर रखो ना, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं दिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले सबसे पहले क्या काम किया कि बैलेंस बैठाया कैपिटल का, तो कैपिटल बैलेंस बैठाया। फिर पहला काम जो हमारा नजर करना है कि बैलेंस शीट में देखो कोई चीज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस और गुडविल को, अगर ये है। अच्छा, सम्स में अगर नहीं भी लिखा है, सम्स में तो कहीं नहीं लिखा है कि पीएल के बैलेंस को बांट दो, लेकिन ये हमारा अंडरस्टूड है कि हम लोग क्या करते हैं, पुराने बचे हुए प्रॉफिट लॉस को हम बांट ही देते हैं, रखते नहीं है। जनरल रिजर्व बांटने के लिए नहीं भी बोला है तो हम बांट देंगे कि नहीं बांट देंगे। तो यहाँ पे तुम्हारे पास पीएल अकाउंट में बैलेंस पड़ा था, इस बैलेंस को हमने बांट दिया, हो गया कंप्लीट काम। अब बैलेंस शीट का कोई झगड़ा है नहीं, बैलेंस शीट का सारा काम हम कर लिए। अब नीचे एडजस्टमेंट में आएंगे। देखो कह रहा है ही विल इंट्रोड्यूस 40,000 एज हिज कैपिटल, वो 40,000 कैपिटल लेके आएगा। तो 40,000 कैपिटल लेके आएगा तो फर्म 40,000 पाएगा और उसके अकाउंट में रख देगा। तो यहां लिखो बाई बैंक, देखो ध्यान से, बाई बैंक या बाई कैश, जो भी आपको लिखना है, कैश लिख दे बैंक लिख दे, बोलो जो बोलोगे, बैंक। तो भाई इन सब बच्चे कह रहे हैं बैंक बड़ा अमाउंट है इसलिए कैश से नहीं लेंगे। तो 40,000 रुपया हमने कैपिटल लिया और उनका एंट्री क्या बनी होगी बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल, ठीक है, उनके कैपिटल में डाल दिया। क्या इसके लिए फिर 11 में आइए, क्रेडिट साइड क्यों लिखे? अगर कैपिटल की एंट्री क्या होती है, कैपिटल इंट्रोडक्शन। अब ये सब प्रश्न पूछोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये 11 के फर्स्ट डे जर्नल सिखाए थे तो कैपिटल इंट्रोडक्शन बताया था। क्या होती है कैपिटल की एंट्री? आप धंधे में पैसा लगाते हैं, जन एंट्री क्या बनती है? हाँ ठीक है, उल्टा एंट्री बोल रहा है, कैपिटल टू बैंक, पैसा निकाल रहा है। अच्छा, फर्म में पैसा आता है तो डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? ये भी नहीं पता है, हाँ डेबिट होता है। तो अभी क्रेडिट क्यों बोला, कैपिटल टू बैंक बोल रहे हैं? एक ही है भैया, नहीं है। जब ये सब चीज 11 में पढ़े वक्त हम नहीं पढ़ाएंगे अभी सब, जब भागो तो यहाँ से फालतू बात कर रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट, उसके कैपिटल में 40,000 आया और कारण बैंक है, जनरल एंट्री बनती है बैंक टू कैपिटल, ये सब चीज अब हम नहीं पढ़ाएंगे। 11 का चीज ये सब पढ़ाएंगे हम। अब किस में ट्रीटमेंट करना पड़ेगा? हाँ अभी करेंगे, तो अभी पहले से देखो तो सही। अभी हम वो कह रहा है कि 40,000 रुपया
कैपिटल का हम एक एक टॉपिक को पकड़ तो रहे हैं आराम से। यहाँ पे कह रहा है ही विल इंट्रोड्यूस 40,000 एज हिज कैपिटल, 40,000 रुपया वो कैपिटल लेके आया, तो कैपिटल का पैसा 40,000 डाल दिया उसके कैपिटल में। और क्या, कैपिटल का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। बढ़ाना है तो क्रेडिट करो, घटाना है तो डेबिट करो, सिंपल सी बात है। आगे कह रहा है वो 20,000 रुपया एग्जिस्टिंग पार्टनर को गुडविल लेके आ रहा है, गुडविल के लिए देगा। अब देखो गुडविल का हमको ट्रीटमेंट करना है, ध्यान से समझना। वो 20,000 रुपया लेके आ रहा है, उसका शेयर कितना है? देखो नया शेयर कितना है? 211, यानी 1/4 के लिए वो आ रहा है, और 1/4 के लिए वो 20,000 रुपया लेके आ रहा है ना? तो टोटल गुडविल कितना हो जाएगा? आइए देखते हैं। आओ यहाँ ट्रीटमेंट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, ध्यान से सुनो। टोटल गुडविल कितने का होगा? टोटल गुडविल 11 में जो बच्चे बदमाशी करते हैं ना, 12 में कुछ भी समझ में नहीं आता। 20,000 रुपया लेके आ रहा है और 1/4 शेयर के लिए लेके आ रहा है, इसका मतलब टोटल गुडविल कितने का हो गया? 80,000 का। हमारे पास रेस किस में करते हैं हमेशा? हम रेस राइट ऑफ से कर रहे हैं, तुम्हारा मन है सैक्रिफाइसिंग से भी कर सकते हो। ओपी क्या क्या नाम था? विमल, निर्मल और कैलाश। बताओ जरा किसके किसके अकाउंट में कितना कितना जाएगा? रेस करो, रेस हमेशा ओपी में 3-2 में। बताओ भाई कितना कितना होगा? 80,000 को रेस, बताओ भाई। क्या आदित्य, क्या चुपचाप क्यों बैठा बच्चा तुम लोग? 40। अच्छा रेस करना है, केवल 2 लोग में रेस होगा ना। 60-40, 8 से 48, 48,000 रुपया इनके अकाउंट में डालेंगे, 32,000 रुपया इनके अकाउंट में डालेंगे। और राइट ऑफ किस में करेंगे? हमेशा एनपी में। क्या रेशियो है? 2:1:1। तो कितना हो जाएगा? 40,000 इनके अकाउंट से कटेगा, 20,000 इनके अकाउंट से कटेगा, और 20,000 इनके अकाउंट से कटेगा। हमने कहा आपके अकाउंट से 20,000 कटना है, वो कह रहे हैं हम प्रीमियम दे रहे हैं, ये प्रीमियम ला रहे हैं। और इनको कितना मिल जाएगा? इनको 12,000 मिल जाएगा, और इनको कितना मिल जाएगा? 8,000 मिल जाएगा। बोलो समझ में आया? एक चीज ये देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बताओ सैक्रिफाइसिंग मतलब जैसे ये प्रीमियम पा रहे हैं वही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। 4 दूना 8, 4 तीन 12। ये सब चीज हम लोग एकदम डिटेल में सीख के आए हैं। तो अब अगर यहाँ कोई चा चपड़ किया ना तो पीट देंगे हम एकदम। अगर कोई बोला ये कैसे वो कैसे, तो हम पीटना शुरू करेंगे, क्योंकि ये सब पढ़ाने में 15 दिन लगाए हैं हम। अभी इस सब जगह नहीं बोलोगे। तो 2-3 आया, यानी कि प्रीमियम का पैसा कितना आया? आप देखो सुनो, यहाँ पे एंट्री देखो। हमारी एंट्री क्या बनती है? प्रीमियम फॉर गुडविल। आओ, प्रीमियम फॉर गुडविल किसके किसके अकाउंट में कितना जा रहा है? ए के अकाउंट में 8,000 जा रहा है, और बी के अकाउंट में 12,000 जा रहा है। बोलो समझ में आया? प्रीमियम की एंट्री क्या बनती है बताइए? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल, और पैसा जो है वो बैंक में पड़ा हुआ है। ठीक है, बोलो ट्रीटमेंट समझ में आया ये वाला गुडविल का? पहला आइटम उन्होंने कहा कि 40,000 रुपया कैपिटल लाएंगे, हमने उनके कैपिटल में डाल दिया। जो पैसा वो प्रीमियम लाए हैं वो पैसा हम प्रीमियम लेके प्रीमियम को बांट दिए। ठीक है, ये तो आप करके हैं ट्रीटमेंट फॉर गुडविल में। 50-50 सवाल किए हैं गब्बर सिंह की तरह। 50-50 कोर्स तक कोई आवाज आती थी तो बोलता था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। ये सब तो करके आए हैं। आगे सुनो, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी कर लिया, ओपी एनपी आपको दे दिया था, उसका बाद हमको जरूरत नहीं है। अब एक रीवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं कि एक रीवैल्यूएशन करो एसेट्स का बाय मेड बाय रिड्यूसिंग प्लांट मशीनरी टू 35,000। अच्छा, प्लांट मशीनरी की वैल्यू कितनी दिख रही है बैलेंस शीट में? देखो कितना दिख रहा है। और वो कह रहे हैं आज उसकी वैल्यू 35,000 हो गई है। बताओ बढ़ा या घटा? कितना? क्या करें, इधर लिख दें इधर लिख दें? लॉस हो रहा है, इधर लिख देना। तो क्या लिखेंगे? टू प्लांट एंड मशीनरी। बताओ कितना लिख देंगे? 15,000। जितने से वैल्यू बढ़ेगी उतना लिखेंगे, जितना घटेगा उतना लिखेंगे, नई वैल्यू नहीं लिख देना। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि स्टॉक की वैल्यू को 10% कम कर दो। स्टॉक कितने का दिख रहा है आपके उसमें? 40,000 का 10%, तो स्टॉक हो गया आपका 4,000। इसलिए हमने वहां ना रीवैल्यूएशन का कोई सवाल नहीं कराया, क्योंकि हर सवाल में आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे वो क्या कह रहे हैं कि प्रोविजन बनाओ, एक नया प्रोविजन बनाओ पीवीडी के लिए। किधर बनेगा? इधर या इधर? नया प्रोविजन बनता है तो लॉस होता है कि प्रॉफिट? नया प्रोविजन बनेगा तो प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट, लॉस। मतलब कंफ्यूज है? आपको जो शीट दिया गया था क्या लिखा गया? नया कोई प्रोविजन बनेगा तो इधर लिखना है, पुराना कोई प्रोविजन कैंसिल करोगे तो फायदा होता है ना? कोई गुल्लक नया बनाना है
तो आपकी प्रॉफिट क्या बनेगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा। और अगर पुराना गुल्लक फोड़ोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो यहाँ पे बताए बनाओ भाई नया प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड। कितने का प्रोविजन बनाना है, 1000 रुपए का। और कुछ है, आंसर इज नो। बताओ रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। 15 5 20,000 का लॉस आ जा रहा है, 20,000 रुपए का लॉस। तो 20,000 रुपए इधर लिखिए, टोटल आप लगा लेंगे, टोटल का साइन हमने दे दिया। यहां लिखो बाई पार्टनर कैपिटल, कितना कितना है, विमल से निर्मल से कितना कितना कटेगा बताओ। मौसम कितना कितना काटेंगे इनके अकाउंट से, लॉस है ना, तो लॉस रीवैल्यूएशन लॉस है, तो लॉस का पैसा तो हम काटेंगे, 12,000 इनसे काटेंगे, 8,000 इनसे काटेंगे। आओ ये पैसा यहां से काटो, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमने रीवैल्यूएशन किया, उसमें 20,000 का नुकसान हुआ है। ये नुकसान कौन भरता है, कौन पार्टनर, ओल्ड पार्टनर। नया पार्टनर कुछ नहीं करता, नया पार्टनर खाली बैठा रहेगा। अब जब वो जुड़ जाएगा तब वो अपना कुछ करना शुरू करेगा। बोलो इतनी दूर बात समझ में आई है, सवाल डन। अब इसको बैलेंस करेंगे और हमारा फिगर निकल के आ जाएगा। ये हमने सारा काम किया है, ये हमने सारा काम बना लिया है। आ जाओ भाई टोटल लगा दो फटाफट से बच्चे। यहां पे आप टोटल लगाएंगे और किसके अकाउंट में कितना बचा ये बताएंगे। सबसे पहले बताओ आदित्य इस तरफ है ना, हाँ, टू बैलेंस सीडी, विमल के अकाउंट में कितना पैसा बचा है, 60,000 उसकी पूंजी थी, 12 आपने उसको दिया, 72 और 8, 72 और 8 80, 80 में से 6 और 12 कट गया, 62,000 बचा है। तो कह रहे हैं कि सर उसके कैपिटल अकाउंट में 62,000 है। ओके, इसमें देखो 32 8 40, 40 50 2 52, 52 में से 12 चला गया, 40,000, और इसमें भी 40,000। टोटल लगा लो, यहाँ पे कितना बता रहे थे टोटल, 80 है, यहाँ पे 80 बता रहे हो, यहाँ पे कितना बता रहे हो 40, और इधर कितना बता रहे हो 52, 52,000। तो यहाँ पे आप लिख लो 80,000, ये हमने टोटल लगा दिया, ये आपका 52,000 और ये आपका 40,000। चलो हो गया ये हमारा एडमिशन हो गया, ठीक है। इसको रोक लो, इस बच्चे उतार रहे हैं। इन्होंने कहा कि एक बैलेंस शीट भी बना के दिखाइए, तो आइए एक बैलेंस शीट बनाते हैं, रफली बना दे रहे हैं। आप इसके नीचे बनाएंगे, हम तो बगल में बना रहे हैं, आप नीचे बनाएंगे। आओ जी, ये हमारा बैलेंस शीट है, हालांकि बैलेंस शीट फटाफट से बनाओ बैलेंस शीट। पुराना बैलेंस शीट आप देखेंगे और पुराने बैलेंस शीट से आप नया बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले यहां बताओ कैपिटल, अब कितने पार्टनर हो गए हमारे पास, अब 3 पार्टनर हो गए, क्या बात है, विमल है, निर्मल है और कैलाश है। इनका कैपिटल यहां देख लो कितना है, 62,000 40 40, तो इनका 62,000 है, 40,000 है और 40,000 है। नया कैपिटल कितना हो गया, 6 4 10 4 14 1 42 आ रहा है, एक बार जोड़ लेना, 1,42,000 कैपिटल आ रहा है, ठीक है, ठीक है। पुराने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, पहला आइटम दिख रहा है हमको, तो याद है, आप देख लीजिए, क्रेडिटर लिखा है, पहला आइटम क्रेडिटर लिखा है, नहीं क्रेडिटर होगा ना, कितने का, 20,000 का, तो आइए 20,000 रुपया क्रेडिटर हमने लिख दिया। ओके क्लियर है, आगे बताओ और क्या क्या है। पीएल अकाउंट का बैलेंस था वो तो हम बांट चुके, वो तो नहीं दिखेगा, ये ठीक है, कोई दिक्कत लग रहा है, क्या बताया ध्यान से सुनो। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बिठाया, पुराने कैपिटल अकाउंट में 2 पार्टनर थे, विमल और निर्मल, अभी कैलाश भी आ गया, तो विमल निर्मल और कैलाश का कैपिटल लेके कंबाइंड कैपिटल, अब देखो 3 पार्टनर हो गए, 3 कैपिटल अकाउंट दिखने लग गया। क्रेडिटर 20,000 है, इसमें कोई रिवैल्यूएशन कुछ नहीं हुआ था, तो अभी भी 20,000 ही है, ठीक है। अच्छा इस तरफ का टोटल लगाएंगे, अभी नहीं, आखिरी में। आइए यहां क्या क्या आइटम है बताओ। सबसे पहला आइटम क्या है, कैश है, तो कैश का ना हमें सोचना पड़ता है, कैश में हमेशा एक नोट बनेगा, ध्यान से समझना। आओ वर्किंग नोट नंबर 2 देखो, कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना था बताओ, कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 14,000 रुपया ओपनिंग बैलेंस था। कोई कैश आया है, ध्यान से सोचो, कोई कैश आया है, हाँ 40,000 रुपया
कैलाश कैपिटल लाया था, याद है, और 20,000 रुपया वो प्रीमियम का भी लाया था, बोलो हाँ। तो टोटल कितना हो गया, कैश बॉक्स में कितना बैलेंस दिखना चाहिए? तो यहां पे लिख लो भाई 74,000 कैश में बैलेंस है। ये हमने नोट बना के पता लगा लिया। अगर आपको यहाँ लिखना पड़े कि सी का कैपिटल है, ये प्रीमियम है, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, रफली हमको ध्यान रखना है। हो गया? जी जी, नोट बनाएंगे, जरूरत नहीं पड़ता है, हम जनरली लिख लेते हैं फट 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 से। आगे बोलो, 74,000 रुपया हो गया। उसके बाद क्या आइटम है? डेटर। ये एक बताओ, डेटर कितने का दिया हुआ है? 1800, 18,000। अंदर क्यों लिखा पता है? एक प्रोविजन बनाए 1,000 रुपए का, दिख रहा है? तो 1,000 रुपए का इसमें से प्रोविजन घटेगा और कितना का बैलेंस बच जाएगा? ये 17,000। ठीक है, क्या दिक्कत है? 1,000 रुपए का यहाँ प्रोविजन है, ये 1,000 का हमें डर है ना, प्रोविजन बनाया था किस लिए? क्योंकि हमको डेटर पे डर है, तो डर 1,000 रुपए का डर दिखा दिया और 17,000 का वैल्यू बचा है। क्या दिक्कत है? आगे बढ़ो, नेक्स्ट इधर दिखाओ। उसके बाद क्या आइटम है? प्लांट। प्लांट में कोई दिक्कत परेशानी, कोई वैल्यूएशन रीवैल्यूएशन हुआ था? द आंसर इज यस, 15,000 घट गया था। नया वैल्यू कितना आएगा? 35। करेक्ट वैल्यू यहां पे बैठेंगे। 50,000 पुरानी वैल्यू थी, 15,000 कम हो गई, कितना आ गया? 35,000। उसके बाद क्या आइटम है? स्टॉक का क्या वैल्यू है? 40,000 था, 4,000 कम हो गया, तो अभी नई वैल्यू 36,000 की। कितने का वैल्यू आ गया? 36,000। और क्या आइटम है? गुडविल तो अपीयर ही नहीं करेगा, वो तो हटा दिए। इधर एक बार बैलेंस शीट बनाने के बाद आप एक बार रिवैल्यूएशन को वापस देखना कि कोई आइटम छूटा तो नहीं। प्लांट का काम कर दिया, स्टॉक का काम कर दिया, प्रोविजन का काम कर दिया, है ना? अब ये कोई कारण ही नहीं बनता कि बैलेंस शीट आपका टैली ना करे, फटाक से करेगा। बताओ, मेरे को 1,62 दिख रहा है, 1,62,000, 1,62,000। अगर आपने सब कुछ किया है सही तो टैली कर जाएगा। हो गया? तो ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, रुको, घबराना नहीं, ये सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी घबराना नहीं। ये हुआ आपका सवाल, इसको एक बार पहले कॉपी करिए, फिर अब इसमें आगे क्या करना है वो बताएंगे। इसका एक प्रिंट, अगर मान लो फोटो लेना है तो ले लेना भाई, और रोक दो थोड़ा। एकदम सवाल में लिखा है जर्नल लिखिए। ये तो इन्होंने पूछा ही नहीं था कि भाई रीवैल्यूएशन बनाओ, पार्टनर कैपिटल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट तो पूछा था, लेकिन जर्नल तो पूछा है, स्पेशली उन्होंने कहा है जर्नल लिखो, तो हमें जर्नल लिखना है। और जर्नल कैसे लिखेंगे? परीक्षा में आईसीएससी वाले जितने भी हैं, सीबीएसई वाले, इनके ज्यादातर सवाल जर्नल ही पूछ देते हैं। मतलब जर्नल पूछने का मतलब है पहले ये बनाओ, बिना इसके बनाए जर्नल लिख ही नहीं पाओगे, तो जर्नल हमको बनाना ही पड़ेगा। और आइए, किस किस सवाल में जर्नल लिखने के लिए आएगा, लिखेंगे। आओ जर्नल लिखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था बताओ? सबसे पहले सोच सोच के बताइए, सबसे पहले हमने क्या किया था? ये बैलेंस बैठाया था, है? याद आ रहा है? सबसे पहले हमने क्या किया था? इस बैलेंस को बैठाया था। बैलेंस का बैठाना कोई ट्रांजैक्शन है, तो इसका जर्नल नहीं होगा। उसके बाद हमने क्या किया, चाहे यहां से कर लो चाहे यहां से कर लो, कहीं से भी पकड़ लो, पूरा जर्नल लिखना है। अगर आपके दिमाग में ऐसे नहीं आता तो यहां से भी लिख सकते हैं, अगर यहां से पकड़ना है कहीं से पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं। हमने सबसे पहले ये किया था। उसके बाद क्या किया था? गुडविल को राइट ऑफ किया था। उसके बाद रीवैल्यूएशन बनाया था। तो आप पहले रीवैल्यूएशन से पकड़ो, एक लाइन से आपको दिखेगा, चित्तर पित्तर करके करोगे तो फिर परेशान हो जाओगे। रीवैल्यूएशन का जर्नल लिखो। क्या जर्नल बनेगा? इन तीन चीजों को हमने रीवैल्यूएशन के डेबिट में ट्रांसफर किया। एंट्री बताओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, लिखो मेरे साथ, रीवैल्यूएशन। हाँ, और क्या, 3 बार थोड़ी ना करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड अकाउंट। कितने कितना का ट्रांसफर है? 15,000। ये टोटल यहाँ 20,000 है, यहाँ 15,000 है, यहाँ 4,000 है और यहाँ 1,000 है। ठीक है। नंबर 2, एक एंट्री किया आपने, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चले, इस तरफ घुमाना। अब ये काम हो गया, इसमें कोई लाइबिलिटी क्रेडिट साइड का कोई ट्रांसफर था नहीं। इसको क्या किया? लॉस को ट्रांसफर किया था। लॉस को ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री क्या बनाए थे? विमल का कैपिटल अकाउंट डेबिट, विमल का कैपिटल अकाउंट डेबिट,
निर्मल का कैपिटल अकाउंट, घबराना नहीं, आज पहला सवाल है इसलिए घबराना नहीं, सब एक इतना हो जाएगा इजी कि सब बहुत लगेगा कि यही चैप्टर पूरा भर देता तब भी अच्छा था। और टू रीवैल्यूएशन का हमारा लॉस को ट्रांसफर किया। रीवैल्यूएशन में आपने कितना कितना लॉस बताया था, 12,000 और 8,000 और टोटल 20,000। अभी जब प्रैक्टिस करवाएंगे तो और इजी हो जाएगा। तो ये काम तो हो गया रीवैल्यूएशन का, दिखाओ जरा। रीवैल्यूएशन में ये ट्रांसफर लिया और ये लॉस को ट्रांसफर कर दिया, इसका काम खत्म। ठीक है, आओ इसमें आने पे हमने सबसे पहले पीएल अकाउंट को बांटा था, याद है? आओ पीएल अकाउंट को बांटते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू विमल का कैपिटल और टू निर्मल का कैपिटल। कितना पीएल में बैलेंस था, 20,000, और इसको हमने उनके अकाउंट में डाला था कितना, 12,000 और 8,000। नंबर 4 ये हो गया, ये हो गया। गुडविल का काम कर ले पहले। गुडविल क्या क्या हुआ था, पुराना गुडविल राइट ऑफ किया था, जरा एंट्री क्या बनेगी बताओ। विमल के, हाँ बोलो, विमल का कैपिटल अकाउंट डेबिट, निर्मल का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। नरेशन लिखते चलना। ओल्ड गुडविल को हमने राइट ऑफ किया, कितना कितना था, 6,000 4,000, तो 6,000 और 4,000 और टोटल 10,000। ठीक है, गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, रीवैल्यूएशन का लॉस लिख ही चुके हैं। अब बस खाली एक चीज बचा है, नया पार्टनर प्रीमियम लाएगा और गुडविल लाएगा, है ना? यही तो बचा है। कितना लेके आया था वो, 40,000 रुपया कैपिटल और 12,000 रुपया 20,000 प्रीमियम का, टोटल कितना पैसा पाए थे हम, एंट्री लिखिए। नंबर 5 बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 रुपया, जिसमें से कैलाश के कैपिटल में हमने ट्रांसफर कर दिया था हाथों हाथ 40,000 रुपया, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे हमें आया था, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे आया था 20,000 रुपया। इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने तुरंत बांट दिया था। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए, और टू विमल का कैपिटल में कितना गया था, 12,000, और टू निर्मल के, थोड़ा नीचे कर लेना, 8,000 रुपए यहां पे। दैट्स इट, खत्म। बस ये भी आ गया, ये भी आ गया, और बैलेंस कोई एंट्री होती नहीं, वो नीचे पूरा दिखा दो। 6 जर्नल एंट्री आपको करना था, हमको नहीं उधर दिखाओ, बच्चे ये उतार ले अच्छे से। इस बात को आप अगर कहीं नोट में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, हमने शीट में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन आपको अगर लिखने का मन है, जो कमजोर बच्चे हैं या जिनको लगता है कि मेरी याददाश्त गजनी के बराबर है, संजय सिंघानिया भूल जाते हैं, तो वो लिख लेंगे। सबसे पहले हमारा सम्स पकड़ने का अप्रोच क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुराने पार्टनरों का कैपिटल को ब्रॉट डाउन करते हैं, पहला काम। ठीक है, पुराने पार्टनरों को कैपिटल को ब्रॉट डाउन करेंगे। अगर इस वे से पकड़ के चलोगे तो सवाल में कहीं छूटेगा नहीं, कोई एरर नहीं होगा, और अगर जैसे तैसे भागना शुरू किया तो कोई ना कोई चीज पक्का छूट जाएगा। तो सबसे पहला काम करते हैं, पुराने पार्टनरों का ओपनिंग कैपिटल को हम ब्रॉट डाउन कर दिए। ठीक है, फिर हम जाते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में सबसे पहले देखो गुडविल अगर अपीयर है उसको राइट ऑफ करो। कोई पीएल अकाउंट का बैलेंस है, कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, उसका पहले ट्रीटमेंट करना है। मतलब जो लास्ट टॉपिक हमारा खत्म हुआ है वो काम पहले करना है। बैलेंस शीट में जो भी चीजें बंटने वाली हैं, काटने वाली हैं, वो पहले काट लेना है, बांट लेना है। ठीक है, उसके बाद नीचे क्लॉजेस पढ़ने हैं और आपको काम करना है। रीवैल्यूएशन बनाते समय एकदम लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है। वहां टू का लैंग्वेज है कि बाई का लैंग्वेज है, जो पढ़ा के आए हैं कि भाई इतना से बढ़ गया, इतने रुपए तक बढ़ गया, ये सब जैसे भी सिखाए हो वो समझेगा। लास्ट में जब हम नया बैलेंस शीट बनाएंगे, ये भी बात ध्यान रखेंगे, जब भी हम नया बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें हमारे पास झंझट 2 चीज आ सकता है। जैसे इस सवाल में एक गलती हमने की थी, आपने ध्यान नहीं दिया है, ये सब टेक्निकल एरर है, हमसे भी गलती हो गया, अभी ध्यान में आ रहा है। वो क्या गलती हुआ हम बता देते हैं। हमारे पास में जब भी हम फाइनल अकाउंट का बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट बनाते सबसे पहले हमें नजर जाना चाहिए कैश के बैलेंस पे,
और कैश के बैलेंस के लिए नोट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, कैश के बैलेंस के लिए हमको एक नोट बनाना ही पड़ेगा। दूसरा बात, जब भी बैलेंस शीट देखेंगे तो साथ साथ ये देखेंगे कि रीवैल्यूएशन में जो जो आइटम आए थे सबका इफेक्ट बैलेंस शीट में डाला कि नहीं डाला, क्योंकि ये सारे आइटम का इफेक्ट जाएगा। समझ में आया? और तब जाके आपका बैलेंस शीट पूरा होगा। गलती हमने यहाँ टेक्निकली क्या की है कि यहाँ पे पैसा लिया था बैंक में और वहां कैश में ही जोड़ दिया था। अगर आप बैंक में लिखे तो कैश 14,000 रखना चाहिए था, बैंक में अलग से आपका 60,000 रुपया जाता। समझ में आया ना? तो ये सब छोटे छोटे एरर हैं, आप थोड़ा देखिएगा कि ना हो। हमसे भी गलती हो गया लेकिन नहीं होना चाहिए था, उसको सुधारने का एक तरीका यहाँ कैश कर दो बस, और क्या। तो अगर कैश कर देंगे तो सारा राइट हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये नहीं होना चाहिए एग्जाम में। इतने हम जब आगे की तरफ जाएंगे तो ये सब बहुत, क्योंकि आप लोग बड़े होकर के अब अकाउंट्स में बहुत बड़े बड़े जगह जाएंगे। अभी आप बेसिक कंप्लीट की तरफ है, मतलब आपका जो ये कंप्लीट हो रहा है, 12 कंप्लीट हो रहा है, मतलब आप बेसिक कंप्लीट कर लेंगे। अब सीए में जाओ, सीएस में जाओ, जो भी जहां भी जाओगे, अकाउंट सेक्टर सीएमए में जाओ, तो वहां जब पढ़ाया जाएगा तो वो ये कहेंगे कि ये सब आप पढ़ के आए, ये सब आप पढ़ के आए। तो अब कोई नया अगर ये सोचे कि 11-12 हम ठीक से नहीं किया और जाके सीए सीएस कर लेंगे, कभी नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल होगा। इसलिए साइंस वाले बच्चे जो आते हैं ना, साइंस से आते हैं सीए देने, साइंस वाले भी सीए दे सकते हैं क्योंकि उनके पास खुला ऑफर है कि जो भी है, साइंस का है, आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, कोई भी दे सकता है, बस 12वीं पास होना चाहिए। तो 12वीं पास के बाद साइंस वाले बच्चे आते हैं, फाउंडेशन क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि फाउंडेशन के नाम पे जो 6 महीने का बाजार चल रहा है ना, वो एक्चुअली में कोई बाजार ही है, कुछ नहीं है। 6 महीने के अंदर में 2 साल की पढ़ाई नहीं कर सकते। बहुत ब्रिलियंट भी होगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना डिटेल में जो हम जा रहे हैं, बारीकी से एक एक बात को समझ रहे हैं। बिल्कुल ये चैप्टर फाउंडेशन में है, 12 में जितने चैप्टर हैं सब फाउंडेशन में है। तो अभी भेजा भी था ना गुडविल का ट्रीटमेंट, ये वो सारा भेजते जा रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखना कि अगर 11-12 अच्छे से किया है तो आगे आपके रास्ते खुलते हैं। अगर 11-12 में मस्ती किया है तो उसके बाद आप रगड़ते रह जाएंगे, फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा, फाउंडेशन में फेल हो जाएंगे, मतलब आपने 11-12 नहीं पढ़ा है ठीक से। 200 नंबर लाना है फाउंडेशन में, 400 में 200 आराम से होता है, लोग रैंक लेके आ जाते हैं इसमें। तो जितना अच्छा आप 11-12 पढ़े उतना अच्छा हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और बता दे रहे हैं, आज का क्लास खत्म है, आज का कोई होमवर्क नहीं है, मौज करिए आप लोग, पीछे का चीज देखिए, क्योंकि अगले दिन से हम लोग फुल लेंथ का सवाल पकड़ेंगे। एक और बात बताना चाह रहे हैं कि किसी को जीएसटी एक्ट पढ़ना होगा, है ना? जीएसटी एक्ट अगर पढ़ना है, जैसे आपके आगे आएगा 12 के बाद, अगर आप चाहते हैं कि भाई हमको कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए, 15,000 20,000 रुपया, हमारा पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो जाए, तो एक जीएसटी एक्ट है। और जीएसटी एक्ट अगर किसी को पढ़ना है तो हम पढ़ना शुरू करें। इसका कोई फीस नहीं ले रहे हैं, कोई नहीं, आइए घर किसी दिन, जिस दिन बुला लेंगे, आइए घर पे बैठ के साल भर में जीएसटी एक्ट पढ़ेंगे। ये जीएसटी एक्ट सीए फाइनल में भी पढ़ाता है, सीए इंटर में पढ़ाता है। तो अगर ये पढ़ लेंगे, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पढ़ने के बाद आपके हाथ में एक कला हो जाएगी, आप आराम से जीएसटी का रिटर्न विटर्न जमा कर सकते हैं, पूरे एक्ट की जानकारी हो जाएगी। थ्योरी सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको सीखना पड़ेगा। तो जिनका मन है वो आ सकते हैं, घर पे ही हम पढ़ाएंगे, जिसका भी मन है वो आ जाए। सब के लिए सबको नमस्ते, बाय बाय। और आप लोग शीट अगले दिन मिल जाएगा।